नमस्कार, स्टॉक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत खई। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत 58 रुपए 77 पैसे। रुपए की कमजोरी ने बाजार की तेजी पर भी लगाया ब्रेक। सेंसेक्स करीब 100 अंक नीचे जाकर बंद हुआ, लेकिन मिड कैप शेयर संभलने के मूड में। दुनिया भर के बाजारों की नजर आज से शुरू होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक पर। कल देर रात हो सकता है QE3 घटाने का ऐलान। और विदेशी निवेश बढ़ाने की कोशिश में लगी सरकार। अरविंद मायाराम समिति ने अलग अलग सेक्टर्स में FDI की सीमा बढ़ाने की सिफारिशें वित्त मंत्रालय को सौंपी। सबसे पहले देखते हैं आज बाजारों का किस तरह से रुख देखने को मिला। पिछले 2 दिनों की जो रैली थी, 500 अंक की सेंसेक्स ने जो कायम की थी, वो आज दरअसल गुम होती हुई नजर आई। शुक्र है 5800 के ऊपर बंद होने में आज निफ्टी कामयाब रहा। लेकिन आज इंपॉर्टेंट बैठक शुरू होने वाली है US में FOMC के, और उससे पहले कुछ वेट एंड वॉच पॉज के मूड में थे दुनिया भर के बाजार। और रुपया सबसे बड़ा कल्प्रिट था आज के बाजार में गिरावट का। जिस तरह से हमने देखा, डॉलर के मुकाबले रुपया आज काफ़ी कमज़ोर हो गया। लाइफ लोज पर जाकर इसने आज क्लोजिंग दिया। हालांकि पिछले मंगलवार को आपको याद होगा 58.98 का इंट्राडे लो इसने छुआ था, लेकिन आज ऑल टाइम क्लोजिंग लो पर जाकर ये बंद हुआ है 58.77 पर। अगर आप देखें एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो साफ पाएंगे आज दिन भर जंग थी बुल्स और बेयर्स के बीच में। कई बार बुल्स का पलड़ा भारी दिखा तो कई बार बेयर्स का पलड़ा भारी दिखा, लेकिन दिन भर हमने देखा स्टेडी मूव मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला। हरे निशान के साथ दिन भर यहाँ कारोबार होता हुआ नजर आया। सबसे ज़्यादा गिरावट के साथ अगर कोई शेयर कारोबार कर रहा था वो शायद रैनबैक्सी का स्टॉक था। आज इंट्राडे में एक समय था जब 5% तक की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली थी। बंद होते होते 3.5% नीचे जाकर ये स्टॉक बंद हुआ है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल का अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि आखिरी 1-1.5 घंटे में यहाँ पर तेज गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। दरअसल जिस तरह से बाजार में गिरावट आई आखिरी 1 घंटे में, ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें एक तेज नीचे की प्रेशर देखने को मिला। आप देख सकते हैं करीब 1.25% नीचे जाकर ये स्टॉक बंद हुआ। लेकिन सुबह से ही बैंकिंग शेयर सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे। SBI, PNB, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो एक्सिस, HDFC बैंक में भी अच्छी खासी कमज़ोरी देखी जा रही थी। मेटल स्टॉक्स ने ज़रूर थोड़ा सा ठीक ठाक प्रदर्शन दिखाया। खासकर टाटा स्टील के स्टॉक में 3% तक की बढ़त देखने को मिली। सेसागुआ में भी करीब 1-1.25% की बढ़त के साथ ही आज कारोबार हुआ। मिड कैप्स स्टार परफॉर्मर्स थे और चर्चा करनी होगी रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक की। सेकेंड हाफ में और तेजी इसमें देखने को मिली, करीब 11.5% मजबूती के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। इसके अलावा सुबह से ही मीडिया शेयर अच्छा कारोबार करते हुए दिख रहे थे। डिश टीवी, जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी, जिस तरह से चर्चा चल रही है कि FDI मीडिया स्पेस में बढ़ाया जा सकता है, उसका फ़ायदा इन तमाम स्टॉक्स को मिलता हुआ नजर आया। इसके अलावा जिस तरह से रुपए में कमजोरी देखने को मिली, आज थोड़ा बहुत फ़ायदा IT काउंटर्स ने भी कमाया। HCL टेक, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। लेकिन कल का ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए कैसा रह सकता है, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद आज शाम 5 बजे जब हमने देखा रुपए ने क्लोजिंग दी है, वो काफ़ी निराशाजनक क्लोजिंग दी है। लाइफ लोज पर जाकर बंद हुआ है। कल किस तरह की ओपनिंग होगी यही समझते हैं। हमारे साथ बताने के लिए जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। किस तरह की ओपनिंग की अपेक्षा कर रहे हैं, और खासकर जिस तरह से रुपए ने लाइफ लोज पर क्लोजिंग दी है। फेड की इंपॉर्टेंट बैठक भी आज 2 दिन की जो है वो शुरू होने वाली है, क्या सलाह दे रहे हैं आप? गुड इवनिंग हेमंत जी। आई थिंक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही रहेगा कि क्या स्टेटमेंट्स देते हैं फेड के चेयरमैन उनकी मीटिंग में। QE टेपर भी अगर उनको करना हो तो किस प्रोपोर्शन में वो टेपर करते हैं, क्योंकि लास्ट बैठक में उनका इंडिकेशन यही था कि आई थिंक उनको थोड़ा रोबस्ट डेटा देखना है ओवर द नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स। और अगर ये डेटा कंसिस्टेंट रहा इन टर्म्स ऑफ नॉन फॉर्म पे रोल्स, एम्प्लॉयमेंट डेटा, हाउसिंग मार्केट डेटा वगैरह वगैरह, तो आई थिंक दैट कैन क्रिएट सम अमाउंट ऑफ इम्पेटस की US इकोनॉमी रियली इज बैक ऑन द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। However, I think उनके स्टेटमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो किस हद तक होगा, आई थिंक द मार्केट्स आर वेटिंग विद अ पॉज्ड ब्रेथ। तो आई थिंक कल शाम को या कल रात को वर्ल्ड वाइड मार्केट्स विल बी पॉजिंग कि क्या स्टेटमेंट देते हैं बन्ना के साहब, और उस स्टेटमेंट्स के आधार पर आई थिंक मार्केट्स माइट रिएक्ट ऑन थर्सडे मॉर्निंग। कल की चाल आई थिंक मार्केट्स मोर और लेस रेंज बाउंड ही रहेगी। आई थिंक नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ अ मूवमेंट ऑन द हायर साइड और द लोअर साइड। आई थिंक बहुत टाइट रेंज में घूमता रहेगा मार्केट आफ्टर द स्टेटमेंट्स। आई थिंक इफ द स्टेटमेंट्स आर विद अ ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ
ऑफ क्यूई, आई थिंक मार्केट्स माइट जस्ट टेक दैट इनटू देयर स्ट्राइड। लेकिन अगर कुछ सडन विड्रॉल होगा, जो मुझे लगता नहीं है कि फेड चेयरमैन ऐसे कोई स्टेटमेंट्स देंगे, आई थिंक इट शैल बी अ ग्रेजुअल विड्रॉवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो शायद मार्केट्स के नर्व्स थोड़े सूद करें, एंड उसके वजह से आई थिंक नॉट ओनली इक्विटी मार्केट बट करेंसी मार्केट में भी फॉल थोड़ा अरेस्ट हो सकता है। हवेवर अपना जो ट्रेड डेफिसिट आया था कल, आई थिंक $20 बिलियन ऑड, आई थिंक दैट वाज क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट ऑन द ट्रेड डेफिसिट, और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से आई थिंक करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी इसके फर्क पड़ते हैं। तो आगे जाते वक्त आई थिंक इफ यू आर गोइंग टू सी योर गोल्ड इंपोर्ट्स कम डाउन, आई थिंक दैट कैन क्रिएट सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन जैसे क्रूड जा रहा है और जैसे रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक प्रेशर अभी भी बना हुआ रहेगा करंट अकाउंट डेफिसिट पे। और अर्लीस्ट आई थिंक एफडीआई रिफॉर्म्स अगर आए इन टर्म्स ऑफ द मायाराम कमिटी, एंड इफ दैट इज इंप्लीमेंटेड प्रीटी सून, आई थिंक वो एक ब्रिज कर सकता है एफडीआई गैप करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंसिंग में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज है मार्केट के लिए अगले 2 से 3 हफ्ते में, कि कैसे रिफॉर्म्स आते हैं, फेड के कैसे स्टेटमेंट्स आते हैं, विच विल डिटरमाइन कि बाजार किस डायरेक्शन में जाता है। बिल्कुल। और आज शाम मायराम कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो भी वित्त मंत्रालय को सौंप दी है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 26% से एफडीआई कैप बढ़ाकर 49% कर दिया जाए, और जिन सेक्टर्स में 74% एफडीआई कैप था वो बढ़ाकर 100% कर दिया जाए। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 49% जो एफडीआई कैप बढ़ाया जाए वो ऑटोमेटिक रूट में आ जाए, यानी यहाँ पर किसी को मंजूरी लेने की ज़रूरत ना हो, ये ऑटोमेटिक रूट से भारत में आ जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कमेटी की रिपोर्ट। अब देखना होगा किस तरह से सरकार इसके ऊपर काम करती है। लेकिन सुनते हैं बाजार के दूसरे जानकार बाजार पर किस तरह का व्यू अब रखते हैं। This is going to be a trading range with, and we'll probably end with a slight positive return. So that's been our overall view. And I guess there are reasons why it's in a trading range, because the economy continues to do badly and its economy is sluggish, earnings are going to be sluggish. So that prevents your upside really on the market. On the downside, what you have is people are hoping this is the bottom. We are hoping that things will start improving, and we are having some rate cuts which are helping protect the downside. So it's really till we see more visible signs that the economy is recovering, earnings are recovering, I think market is probably in a trading range. I think two major positives are one, good monsoon, very good, brilliant monsoon in where we started with, and if it continues, so it will have its own salutary effect in terms of lower inflation and better productivity of food grains and everything. Second is that the political development is going to be very, very big at this point of time. If the vote is going to be decisive one way or other, I mean anybody is being voted 270 seats, irrespective of which party affiliation, I think we are going to get very, very strong market. मनुष्य कुछ स्टॉक्स की बात करना चाहते हैं। हमने आज देखा रैनबैक्सी का स्टॉक काफ़ी दबाव में था, बल्कि हम देख रहे हैं जब से इसके नतीजे आए हैं, यूएस एफडीए की मामला जब सामने निकल कर आया, उसके बाद से लगातार ये स्टॉक प्रेशर में ही है। आप क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, जिनके पास शेयर हैं? क्या व्यू बन रहा है आपका? आई थिंक जनरली रैनबैक्सी के अगर आप देखें तो आई थिंक नतीजे काफी निराशाजनक थे। आई थिंक ओवरऑल उनकी जो सेटलमेंट हुई थी उसके वजह से आई थिंक उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उसको भी काफी हद तक हिट हुआ है। कहीं ना कहीं उनके जो प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है, जैसे यूएस मार्केट्स में नीच प्रोडक्ट्स उनके वेलकाइट है, डायोवान है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो डिले होते जा रहे हैं। एंड विद दिस अनाउंसमेंट आई थिंक जो हुई है, विद द काइंड ऑफ सेटलमेंट और दूसरी जो चीजें हुई है करंटली कंपनी के साथ इन टर्म्स ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो मीडिया रिपोर्ट्स में आया गया है इन एफडीए, विच इज नॉट बीन प्रूवन सो फार, बट आई थिंक ये डिटरमेंटल इफेक्ट होता है और एक सेंटिमेंटल नेगेटिव होता है स्टॉक के लिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक की मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, स्टॉक काफी सबड्यूड परफॉर्मेंस कर सकता है। और हमारी राय यही है क्लाइंट्स को कि इंस्टेड ऑफ रैनबैक्सी आई थिंक काफी अच्छे और बेटर शेयर्स है मार्केट में निवेश करने के लिए, जैसे ग्लेनमार्क हो या लुपिन हो, आउट ऑफ द लार्ज कैप्स, और आउट ऑफ द मिड कैप्स आई थिंक समथिंग लाइक ऑरबिंदो फार्मा और समथिंग लाइक कडिला हेल्थ केयर, जहां पे रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हो सकते हैं अगले 1 से 2 साल में। सो आई थिंक क्लियर इंडिकेशन यही है कि रैनबैक्सी का परफॉर्मेंस सबड्यूड रह सकता है, और जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं दे कैन हैव अ बेटर आरओआई कंपेयर्ड टू रैनबैक्सी। लेकिन ऐसे खराब बाजार में भी आज हमने मयूरेश देखा रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक में जोरदार रैली देखने को मिली, बल्कि ये स्टॉक ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है बीते कुछ महीनों में। रिलायंस कम्युनिकेशन पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है और आज की रैली के पीछे क्या वजह लगती है? आई थिंक रैली किस वजह से हुई ये तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक ऑब्वियस पॉजिटिव्स रिलायंस कम्युनिकेशन में ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स इसी के वजह से रहे हैं। ऑफ देयर
पॉसिबल अलायंसेस, जो उनका इंटर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है, इंट्रा फाइबर नेटवर्क ऑप्टिक नेटवर्क है, टेलीकॉम शेयरिंग जो डील उन्होंने रिलायंस के साथ की है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मैसिव डेट्स है बुक पे ऑलमोस्ट 38,000 करोड़, ये मैसिवली रिड्यूस होगी। लेकिन एक नजर ये रखनी चाहिए कि उनके जो डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स हैं आई थिंक वो काफी हाई है, ऑलमोस्ट 24 to 25,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये जो नतीजे आएंगे विद द डिप्रिशिएटिंग रूपी, आई थिंक उनकी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं वापस हिट ले सकती है क्वार्टर में। तो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स मोर और लेस रब इन हो चुके हैं मेरे ख्याल में स्टॉक के प्राइस में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक माइट गेट अरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ द प्राइस मूवमेंट ऑन द हायर साइड, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक नतीजों के बाद आफ्टर द जून क्वार्टर पॉसिबली इन द जुलाई मंथ कैन करेक्ट। सो कहीं ना कहीं आई थिंक पॉजिटिव्स आर रब्ड इनटू द स्टॉक, और आगे की डेवलपमेंट यही होगी कि ये मोनेटाइजेशन कैसे होता है और कैसे ये स्पेक्ट्रम में दे गेट देयर प्लेटफॉर्म्स ऑन टू देयर सीडीएमए प्लेटफॉर्म एंड इंक्रीज देयर आरपू। सो आई थिंक देखा जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आरपू रिलायंस कम्युनिकेशन कैसे आरपूस बढ़ा सकता है और कैसे मोनेटाइज कर सकता है अपने एसेट्स को। चलिए, कॉशियस व्यू है फिलहाल रिलायंस कम्युनिकेशन पर यहाँ पर मयूरेश का, और वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और मयूरेश से पूछेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अगर आप पैसा लगाते हैं मौजूदा स्तरों पे तो आपको अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। तो आप देखते रहिए CNBC आवाज़ पर स्टॉक टॉक। स्टॉक टॉक में एक बार फिर से आपका स्वागत है और वक्त हो गया है अब ये जानने का कि कल निफ्टी में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। हम अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करते हैं और पूछते हैं कि चार्ट्स पर उनको निफ्टी किस तरह से लग रहा है और क्या ट्रेडिंग रणनीति आपको बनानी चाहिए। पुनीत किनरा, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट बोनांजा पोर्टफोलियो के, उनका मानना है कि यहाँ पर निफ्टी में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। जिस तरह से फ्राइडे और सोमवार को हमने देखा एक अच्छी रैली देखने को मिली, उसके बाद आज एक पॉज देखा गया। उनका मानना है कि ये पॉज दरअसल केवल आज के लिए ही था, कल एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। 5,870 तक के लेवल्स वो ऊपर में आते हुए देख रहे हैं, यानी मौजूदा स्तरों से करीब 37 अंक की बढ़त उनको निफ्टी में लगती है। लॉन्ग पोजीशंस बनाएं तो 5,760 का एक स्टॉप लॉस भी आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन मानस जायसवाल इससे बिल्कुल ठीक उल्टा मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर बेच कर चलने में ही समझदारी है। उनको लगता है कि 5,750 तक के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं, यानी यहाँ से करीब 62-63 अंक की नीचे के मूव्स देखे जाएंगे निफ्टी में और आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। 5,850 का एक स्टॉप लॉस भी आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा नंदीश पटेल का भी दरअसल यही मानना है। उनका भी कहना है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाने में ही फ़ायदा होगा। शायद 5,750 तक के लेवल्स वो आते हुए निफ्टी में देखते हैं, यानी हमारे दो एक्सपर्ट्स का यही मानना है तीन में से कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। केवल पुनीत हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। चलिए, वक्त हो गया है ये जानने का कि मयूरेश को कौन से दरअसल स्टॉक्स पसंद हैं जिसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको मुनाफा होगा। मयूरेश, इस तरह के वॉलेटाइल बाजार में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा रिटर्न कमा कर दे सकते हैं निवेशकों को? आपकी पहली पसंदीदा शेयर कौन सा है? हेमंत जी, पहला शेयर है यूनाइटेड फॉस्फोरस। आई थिंक ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर चुका है प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, लेकिन ये जो फील्ड में है एग्रोकेमिकल्स, आई थिंक ऑलमोस्ट $45 बिलियन का मार्केट है और ये मार्केट 6 या 7 प्लेयरों में है, जैसे बेयर है, यूनिफॉस है, वगैरह वगैरह। ओवरऑल आई थिंक $7 बिलियन के जेनेरिक एग्रोकेमिकल मार्केट इज स्टिल गोइंग टू गो ऑफ पेटेंट अगले 1 से 2 सालों में, और इससे काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिलती है यूनाइटेड फॉस्फोरस जैसे ग्लोबल एग्रोकेमिकल प्लेयर को, जिसका प्रेजेंस ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड अक्रॉस कंट्री स्प्रेड हो चुका है। हमारा खुद का एक्सपेक्टेशंस यही है कि उनकी जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ है, आई थिंक दे कैन ग्रो एट अराउंड 12 to 15% ऑन अ कैगर बेसिस इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। आई थिंक ऑपरेशन मार्जिन के हिसाब से भी 100 से 150 बिप्स की इंप्रूवमेंट दिखती है। उनकी जो ब्राजीलियन बिजनेस है डीवीए एग्रो, आई थिंक दैट कैन ऑल्सो शो गुड अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कैपिटल, और कहीं ना कहीं आई थिंक वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसीज वो बिजनेस में अगले 2 से 3 क्वार्टर में और दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यूनाइटेड फॉस्फोरस में आई थिंक फ्रॉम 14 से 15.5-15.8% में बढ़ने की उम्मीद रखते हैं अगले 1 से 2 साल में। और ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स को ध्यान रखते हुए और ऑपरेशनल मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है, डिक्लाइंस पे खरीदना बहुत जायज रहेगा। आई थिंक टारगेट्स ऑफ अराउंड 210 ओवर द नेक्स्ट 15 से 18 महीनों में इज नॉट रूल्ड आउट। चलिए, 210 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 18 महीने के अंदर अंदर, ये राय है यूनाइटेड फॉस्फोरस पर। दूसरा पसंदीदा शेयर कौन सा है मयूरेश? कोई ऐसा स्टॉक है जिससे रुपए की कमजोरी से जिसको फायदा मिलता हुआ नजर आए, कोई आईटी स्पेस से क्या?
बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक आईटी स्पेस से ही है। आई थिंक विद द फॉल इन रूपी, आई थिंक टेक महिंद्रा ये पसंद आ रहा है। आई थिंक टेक महिंद्रा और महिंद्रा सत्यम का भी रिसेंट अप्रूवल मिला है एपी कोर्ट में फॉर द मर्जर। आई थिंक इससे दो फायदे होते हैं टेक महिंद्रा को। एक है जो उनकी सिनर्जीज हैं विद महिंद्रा सत्यम। आई थिंक टेक महिंद्रा की जो एक्सपर्टीज थी टेलीकॉम एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर में, और महिंद्रा सत्यम की जो है जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन में है, ये काफी मर्ज होती है। तो उसकी वजह से आई थिंक जो बीटी का डिपेंडेंस था टेक महिंद्रा का, दैट शुड come down gradually. I think already it is at around 47-48%, but merger की वजह से I think that synergies will play out in the long run. और दूसरी बात है जो operational efficiencies है, with the merger I think operational efficiencies in company will also play out over the next 2 to 3 quarters. तो कहीं ना कहीं हमारे ख्याल में I think उनके जो non BT revenues है, that should grow at around 17-18% over the next 1 to 2 years. Tech Mahindra की बात करें तो dollar revenue growth should grow at almost 11 to 12% in our opinion over the next 1 to 2 years. और महिंद्रा सत्यम की बात करें तो revenue dollar growth can be almost 9 to 10%. तो अगर आप ब्लेंड करो ये दोनों कंपनियों को तो 10 या 10.5% की यूएस रेवेन्यू डॉलर ग्रोथ 1 से 2 साल में देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज एफिशिएंसीज आई थिंक द ईपीएस फॉर द नेक्स्ट ईयर कैन कम एनीवेयर अराउंड 101 रुपीज। तो अगर आप फॉरवर्ड अर्निंग्स पे 11.5 टाइम का पी लगाते हो तो एनीवेयर बिटवीन 1120 और 1150 ये स्टॉक अगले 12 से 15 महीने में देख सकता है। चलिए, महिंद्रा ग्रुप से बेहतरीन कंपनी टेक महिंद्रा पर भी आपको निवेश करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट मयूरेश दे रहे हैं। तो टेक महिंद्रा और यूनाइटेड फॉस्फोरस ये दो स्टॉक हैं जिनमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और मयूरेश आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। मयूरेश हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ इस शो में बने रहिए। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक टॉक में। और स्टॉक टॉक में अब वक्त हो गया है दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। और हमारे सवालों के सारे जवाब देने के लिए एंजल स्टॉक ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी हमारे खास मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। सुप्रभ झा ने हमसे सवाल पूछा है। झा साहब नमस्कार, बताइए कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं फ्रॉम रायपुर से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए। HDL में इन्वेस्टमेंट कैसा है सर अभी? HDL में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग के नज़रिए से ये निवेश करना चाहते हैं, लंबी अवधि के नज़रिए से आपने मन बनाया इसमें पैसा लगाने का, और कितना पैसा लगाना चाहते हैं? 1000 के आसपास शेयर लेना चाहता हूँ मैं। 1000 शेयर खरीदना चाहते हैं। तो आपका लंबी अवधि का नज़रिया है क्या? जी लंबी अवधि का नजरिया है मयूरेश HDL में। सबसे पहले तो ये बताएं लंबी अवधि के हिसाब से इस स्टॉक में क्या एंट्री करनी चाहिए मौजूदा स्तरों पर? हेमंत जी, बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बिल्कुल नहीं है कंपनी में। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो इन्वेस्टर का जो है ये निवेशक का, तो आई थिंक कंपनीज लाइक जो हमने डिस्कस की थी यूनाइटेड फॉस्फोरस जिसमें अच्छी ग्रोथ दिख सकती है, टेक महिंद्रा, या इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक डिक्लाइंस पे एक्सिस या ICICI जैसे बैंक्स हो, वहां पे रिटर्न्स काफी अच्छे हो सकते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल HDL जैसे शेयर में निवेश ना करें, बट लुक एट स्टॉक्स लाइक यूनाइटेड फॉस्फोरस या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑन डिक्लाइन। बिल्कुल, तो यहाँ पर निवेश करने की सलाह आपको नहीं दी जा रही है, दूर हैं अभी HDL के स्टॉक से। अंकित गर्ग ने भी हमें फोन किया है। गर्ग साहब नमस्कार, बताइए आप कहाँ से फोन कर रहे हैं और आपका क्या सवाल है? हेलो जी सर, आगरा से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बताइए। सर रिलायंस कैपिटल है 800 शेयर एट द रेट ऑफ 370 सर। ओके, और कितने समय तक बने रह सकते हैं इस शेयर में आप? ट्रेडिंग के लिए लिए थे आप, शॉर्ट टर्म का एरिया है सर। शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है। करीब 340 पर आज इसने क्लोजिंग दी है, 370 के भाव पर इन्होंने खरीदा है। मयूरेश कितने समय तक बने रहेंगे तो इनके भाव आएंगे, या फिर इनको स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? आई थिंक कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस में है, रिलायंस कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, आई थिंक कहीं ना कहीं वो सबड्यूड है बिजनेसेस ओवरऑल, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल, और कहीं ना कहीं उनका लिंकेज है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और फाइनेंशियल मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगले 1 से 2 क्वार्टर में रिलायंस कैपिटल की कहीं बिग मूव लग नहीं रही है। तो अगर रैलीज मिलती है इनको अराउंड 355, 360, थोड़ा सा नुकसान झेल सकते हैं, लेकिन अगर रैलीज मिलती है तो आई थिंक ही शुड एग्जिट दैट काउंटर। और काउंटर जैसे लुपिन हो या ग्लेनमार्क हो, ऐसे काउंटर्स में नजर रखनी चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म व्यू। आई थिंक शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आई थिंक 4 से 5% के रिटर्न्स ये फार्मा काउंटर्स उनको दे सकते हैं। चलिए, रैली में निकलने की चेष्टा करनी चाहिए, ये राय है मयूरेश जी की। सीमा जी ने भी हमें फोन किया है नागपुर से। सीमा जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? जी नमस्कार, मेरे पेंटालून के शेयर है 100 जी 270 के रेट पे सर। अभी मुझे होल्डिंग में FRL लिखा है, ऐसा दिखा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मैं क्या करूं। उसका रेट भी मेरे ख्याल से आधा हो गया है। बिल्कुल, तो क्या आई डू, मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रुक सकती हूँ, वैसे मैं ट्रेडर हूँ,
लेकिन आई कैन होल्ड दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। पैंटलून का आप अगर जैसे बताएंगे वैसे करूंगी। मयूरेश जी क्या सलाह देंगे? पैंटलून जिसका नाम बदलकर फ्यूचर रिटेल हो गया है, करीब आधा हो गया है इनके भाव से ये शेयर, क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए इन्हें? आई थिंक एक बात यही है कि उनकी जो सेम स्टोर ग्रोथ है, आई थिंक लाइफस्टाइल हो या वैल्यू रिटेलिंग हो, आई थिंक सिंगल डिजिट्स में उनके होम सेल्स हैं, आई थिंक वो नेगेटिव टेरेन में इन टर्म्स ऑफ सेम सेल्स ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं इबिटा मार्जिन पे इफेक्ट आ रहा है। इवन आफ्टर द डील विद पैंटलून उनकी डेट कम होगी और इंटरेस्ट आउट को कम होगा, फिर भी आई थिंक बिकॉज ऑफ द जनरल वीकनेस इन दी बिजनेस एनवायरमेंट आई थिंक ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक द स्टॉक विल डेफिनेटली नॉट कम बैक टू द लेवल्स जो इन्वेस्टर ने लिया था। तो रैलीज पे आई थिंक ये स्टॉक को बेचना चाहिए, और जैसे हम लोगों ने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, आई थिंक वो स्टॉक्स में अगर निवेश करे तो आई थिंक इन्वेस्टर को ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। चलिए, यहाँ पर रैलीज आए तो वहाँ से निकलने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस भाव पर आपने खरीदा है, यहाँ से दुगने भाव पर लगता नहीं है कि वो भाव जल्द आ सके। चलिए, स्टॉक टॉक में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। मयूरेश, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आज के लिए? हेमंत जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं शायद हमारे पोर्टफोलियो में हो, और वी माइट हैव डिस्कस दिस स्टॉक्स विद आवर क्लाइंट्स। धन्यवाद मयूरेश जी, आज समय निकालकर CNBC आवाज़ पर आने के लिए और हमारे सभी दर्शकों के और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, स्टॉक टॉक में आज मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे काफ़ी सारी खबरें। स्टॉक टॉक देखने के लिए धन्यवाद।